हेलो एवरीवन। तो अब नेक्स्ट मॉर्निंग चैन जी उसे अपना मशवरा दे देता है इस शक्ल में कि पहले तो उसे खुश करता है, उसके लिए फेवरेट पैनकेक्स रेडी किए हुए थे, लेकिन साथ में ही उसका बैग भी पैक करके रख दिया था। अब वो सैड मूड के साथ नेक्स्ट सीन में बस स्टेशन में बैठी हुई थी। उसकी मम्मी कह रही थी कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हें साथ ले जाने के लिए, लेकिन इतने में उन अंकल की कॉल्स आने लगती हैं। वो अंकल कह रहे थे कि अचानक से मेरा बेटा ओवरसीज से आ गया है। वो नई मम्मी के लिए तो किसी न किसी तरह रेडी हो ही जाएगा, लेकिन अभी अपनी नई बहन को स्वीकार नहीं करेगा। यही बात मम्मी आकर मियाओ जिंग से कहने लगती हैं कि यूं करती हूँ, पहले मैं जाकर उससे हेलो हाय और दोस्ती करती हूँ, फिर तुम्हें भी बुला लूंगी। लेकिन मियाओ जिंग कहती है कि आपको किसने कहा कि मैं आपके साथ जा रही हूँ? बिल्कुल भी नहीं, मुझे अब्रॉड स्टडीज नहीं करना, मैं यहीं पर ही करूंगी। और वैसे भी मैं आपको सी ऑफ करने के लिए आई थी और आपके दिए हुए गिफ्ट्स वापस लौटाने के लिए। ये सुनते ही मम्मी शॉक्ड रह जाती है और कहती है माना मुझसे गलती हुई थी, मैं तुम्हें कैसे अकेले छोड़कर चली जाऊं? तो मियाओ जिंग भी कहने लगती है वैसे ही जैसे पहले आप मुझे अकेले छोड़कर चली गई थी, तब तो मैं और भी छोटी थी, लेकिन अब मैं अकेली नहीं हूँ, अब मेरे पास परिवार है। और फिर इसी के साथ ही मियाओ जिंग बाहर खड़ी हुई थी, बस स्टेशन पर खड़ी देखती है तो चंद जी सामने ही खड़ा हुआ था। उसे वही सीन याद आता है कि जब उन दोनों का पहला इनकाउंटर हुआ था और वो उसका बैग छीन कर यहीं से ही भागा था। वो भागती हुई उसके पास आती है, कहती है मैं ओवरसीज नहीं जाऊंगी। वो कहता है तुम्हारा तो सपना था ना कि तुम्हारा अपना घर हो, परिवार हो, वही तो तुम्हें मिलने लगा है। लेकिन वो कहती है नहीं, किसने कहा? मुझे तो घर कब का मिल चुका और परिवार भी। वो उसे हक करती है और कहीं ना कहीं उसकी ये बात सुनकर चैन जी भी स्माइल कर रहा था। वो बहुत खुशी खुशी उसे वापस ले आता है और यही तो वो हमेशा से चाहता था। और फिर हमें दिखाते हैं कि नेक्स्ट ईयर मियाओ जिंग अब 18 साल की हो चुकी थी और उसके स्कूल में एडल्ट होने के लिए सबकी एक सेरेमनी रखी हुई थी। सबके गार्डियन आए हुए थे और उन्हें हैंड बैंड पहना रहे थे। यहाँ पर गार्डियन के तौर पर चैन जी वहाँ पहुँचता है और उसे हैंड बैंड पहनाता है। वो उसके टीचर्स से भी मिलता है और उसके बाद उसने नोटिस किया था कि सेलिब्रेशन के बीच उसके क्लास मॉनिटर ली से काफी अच्छी दोस्ती लगी हुई है। उन दोनों को देखकर पता नहीं क्यों चैन ये जेलस हो रहा था और ओवर प्रोटेक्टिव भी। वो मियाओ जिंग से कहता है कि इस उम्र में दोस्तों पर नहीं बल्कि अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दो। और फिर उसके बाद ली को भी अपने पास बुलाता है। उससे कहता है कि तुम अभी बहुत छोटे हो, पढ़ाई पर तवज्जो दो, फ्रेंडशिप पर नहीं। और वो तुरंत ही कहने लगता है हाँ ना, मैं पढ़ाई बहुत अच्छे से करता हूँ और मैं कौन सा अभी मियाओ जिंग को कन्फेस करने वाला हूँ। अभी तो मैंने सोच रखा है हम दोनों मैथ कॉम्पिटिशन के लिए एक दूसरे शहर जाएंगे और शायद वहां पर मैं इसे कन्फेस कर दूं या फिर ग्रेजुएशन के बाद। अब इतनी खुली डुली बात सुनते ही एकदम चंद जी का मूड बन जाता है, उसकी तो हवाइयां ही उड़ गई थी। और वो ये सुनकर और भी हैरान हुआ था कि मैथ कंपटीशन के लिए ये दोनों एक दूसरे शहर जा रहे हैं, वो भी 3 दिन के लिए। ओ माय गॉड, ये वो बर्दाश्त नहीं करेगा। और फिर इसी के साथ ही हमें उस नाइट क्लब का सीन दिखाते हैं जिसका नाम डिस्ट्रिक्ट 7 था। वहां पर मिस्टर जैंग को आहिस्ता आहिस्ता चैन जी की आदतें और उसका उनमें ढल जाना बहुत पसंद आता है। वो बहुत अच्छे से अपना काम करता था। और यहीं पर ही मिस्टर जैंग का एक फ्रेंड आता है जिसका नाम जाई था। ये दोनों बिल्कुल भाइयों के जैसे थे। जाई शिकवा कर रहा था कि तुम्हारे पास इतना अच्छा आदमी है और मेरे सारे निकम्मे निखट्टू, मुझे एक अच्छे क्लाइंट से मिलना है और कोई भी प्रेजेंटेबल नहीं है। और इसी बात पर जैंग कहता है कोई बात नहीं मेरा चैन जी, तुम थोड़े दिनों के लिए ले लो, मेरे पास काम करिए, तुम्हारे पास एक ही बात है। और फिर मिस्टर जायू से अपने साथ रख लेते हैं। यहाँ पर उनकी अपनी एक क्लाइंट से मुलाकात होती है। ये लड़की यंग थी, इसका नाम लिंडा था। ये बहुत अरसा ओवरसीज रह कर आई थी और उसे बाकी लोगों की अपीयरेंस बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। पहली ही नजर में अपीयरेंस की वजह से वो चैन जी की दीवानी सी हो गई थी और फिर बाद में उसकी पर्सनैलिटी और उसके टॉकिंग स्टाइल से वो उसे इस तरह से इम्प्रेस करता है कि लिंडा जो इस डील से आउट होने वाली थी, वो कहती है कि अगर आपका रिप्रेजेंटेटिव और मैनेजर चैन जी है तो फिर ठीक है, मैं इस डील के बारे में सोच सकती हूँ। उधर मियाओ जिंग जैसे ही बड़ी हुई थी, उसकी क्लास की गर्ल्स डिफरेंट बातें कर रही थी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से रिलेटेड, और उसे प्यार के शब्दों का सुनकर कुछ कुछ होने लगता है। उसे पता चला था कि अगर थोड़ी देर किसी लड़के की आंखों में देखो और फिर आपको किस करने को मन करे तो इसका मतलब है आपको उससे प्यार है। और बस ये सुनते ही उसे पता नहीं क्यों चैन जी का फेस याद आ रहा था। उधर लिंडा चैन जी से कुछ ज्यादा ही क्लोज होने की कोशिश कर रही थी। वो उसको एक डीवीडी देती है और कहती है कि तुम्हें इंग्लिश काफी बेटर आती है, लेकिन इसको और इम्प्रूव करना है तो ये देखना, तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। और फिर वो उसे ड्रॉप करती हुई आगे निकल जाती है। लेकिन वो जैसे ही उसे ड्रॉप करती है, वो मुड़ता है तो देखता है कि पीछे मियाओ जिंग खड़ी हुई थी। वो उसे एक लड़की के साथ आते देखकर ओवर पोजेसिव हो जाती है
और पता नहीं क्यों किस बात से वो उससे नाराज हो गई थी, चेंजी को तो समझ भी नहीं आ रही थी। वो उससे फासला रख के चल रही थी और तो और उसका खाना खाने को भी मन नहीं कर रहा था। अब म्याओ जिंग का माइंड बार बार लिंडा की तरफ अटका हुआ था, जबकि चेंजी वो बार बार सोच रहा था कि ये ली के साथ दूसरे शहर जाएगी, पता नहीं ली इसके साथ क्या करेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट डे वीकेंड था। वो दोनों घर पर बैठे हुए थे और अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस करने के लिए चेंजी वही डीवीडी ऑन कर लेता है। म्याओ जिंग से कहता है तुम भी बैठो और मिलकर देखते हैं। और वो दोनों देख रहे थे। पहले तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद उस मूवी में कोई रोमांटिक ही सीन आ जाता है। ये देखते ही वो दोनों ऑकवर्ड फील कर रहे थे और एक दूसरे को ये शो करा रहे थे कि जैसे ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, अब हम बड़े हो गए हैं और हमें नॉर्मल बिहेव करना चाहिए। लेकिन फिर चेंजी से रहा नहीं जाता। वो उससे कहता जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। वो पहले खुद पानी पीकर खुद को काम डाउन करती है और फिर जब लेकर आती है तो पता चलता है कि चेंजी तो गायब हो गया है। अब उसके बाद आजकल स्प्रिंग फेस्टिवल की तैयारियां चल रही थी, तो ये लोग भी मार्केट में जाते हैं। वहां पर बहुत सारे फ्लावर्स थे, चीजें थे, देखते हैं, इकट्ठे एंजॉय करते हैं। यहाँ पर एक रिचुअल था और वो ये था कि जो कोई भी ड्रैगन के हेड को टच करके विश मांगेगा वो जरूर पूरी होगी। म्याओ जिंग उसे छूना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर चेंजी उसे उठाता है और ऊंचा कर देता है और पूरे क्राउड में से एक वही थी जिसने ड्रैगन हेड को टच किया था। हर कोई उसे देखकर एनवी कर रहा था। अब उसके बाद वो एक और जगह जाती है और अपने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए विशेस मांगने लगती है, लेकिन जिस तरह की रिचुअल वो कर रही थी उस विश के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे थे। अब उसे हटाकर चेंजी उसकी जगह विश मांगने लगता है और फिर इन दी एंड वो उसे चुपचाप देख रहा था, उसकी आंखें बंद कराकर, और यही कह रहा था कि मेरी विश यही है कि तुम्हारी लाइफ एकदम स्मूथ गुजरे और हम दोनों एक फैमिली की तरह इसी तरह हैप्पीली रहे। और फिर उसके बाद जब वो घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ये विश सिर्फ उसी की नहीं थी, बल्कि सेम यही विश म्याओ जिंग ने उसके लिए मांगी थी और एक एम्यूलेट भी लेकर रखा हुआ था जो कि उसके पिलो के नीचे था। वो कहती है शायद तुम इन चीजों में बिलीव ना करो, लेकिन मैं करती हूँ, इसे फेंकना मत। अब उसके बाद डिस्ट्रिक्ट 7 नाइट क्लब में एक दफा पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं। वहाँ ऑफिसर जाओ आया हुआ था जो कि चेंजी को जानता था। वो कहता है यहाँ पर काउंटर फ्रेट आइटम्स हैं और इसीलिए हमें आपकी तलाशी लेनी होगी, और इस ऑफिसर के साथ चेंजी ही डील करता है। जैंग और जाई दोनों देख रहे थे कि ये लड़का बहुत अच्छे से काम करता है और इसे हर चीज संभालनी आती है। वहाँ पर वाकई कुछ ऐसी आइटम्स थी, लेकिन वो पहले से ही चेंजी ने ठिकाने लगा दी थी और ये हरकत जिसकी थी वो एम्प्लॉय भी उसने पकड़ लिया था और वो उसे सजा देता है और उसके बाद वहां से डिसमिस कर देता है। वो बहुत पुराना काम करता था। वो जैंग और जाई के पास जाता है रिक्वेस्ट करने के लिए, लेकिन वो लोग चेंजी की बात मानते हैं और उसे वहां से निकाल देते हैं। अब जब न्यू ईयर ईव थी तो उन दोनों के घर पर कुछ गेस्ट्स आए थे और वो ऑफिसर जाओ और उसकी गर्लफ्रेंड वैन थे। ये दोनों आते हैं, उन दोनों को बेस्ट विशेस देते हैं, कहते हैं कि हम सब फैमिली की तरह ही रहेंगे, और इसके साथ ही वो लोग इनको एक गुड न्यूज भी देते हैं और वो ये है कि इसी साल वो दोनों शादी करने वाले हैं। और उसके बाद से वो लोग वैन को दीदी और ऑफ कोर्स ऑफिसर जाओ को जीजू ही कहेंगे। डिनर के बाद गर्ल्स एक तरफ हो जाती हैं और आपस में बातें करने लगती हैं। यहाँ पर वैन बार बार म्याओ जिंग से पूछ रही थी कि तुम तो बड़ी हो गई हो, स्कूल में क्या तुम्हारा कोई फ्रेंड है, क्या तुमने किसी को बॉयफ्रेंड बनाया। और वो ये बातें सुनते ही बस सिर्फ चेंजी के बारे में सोच रही थी और बातों को टाल मटोल कर देती है। जबकि उधर ऑफिसर जाओ चेंजी से कहने लगता है कि बेशक वो लोग ऊपर से क्लीन दिखते हैं जैंग और जाई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जितने क्रिस्टल क्लियर वो हैं उनके काम वैसे हैं, इसीलिए बेहतर होगा कि इनसे फासला रखो। लेकिन चेंजी का कहना था कि मैं उनके लिए कोई गलत काम नहीं करता, मैं सिर्फ वहां पर अपनी जॉब कर रहा हूँ और मुझे अच्छे पैसे मिल रहे हैं। अगर आप म्याओ जिंग के बारे में सोच रहे हैं तो मैं कभी भी उस पर आंच नहीं आने दूंगा, उस पर एक धब्बा भी नहीं लगेगा। अब एक दफा वो म्याओ जिंग के स्कूल के बाहर खड़ा हुआ था और यहाँ वो ही दुश्मन एम्प्लॉय आया हुआ था जिसे चेंजी ने निकाला था। वो उसे म्याओ जिंग के करीब देखता है तो तुरंत ही उस पर हमला कर देता है। यहाँ पर उनकी लड़ाई होती है, सीन क्रिएट होता है, म्याओ जिंग आकर उन्हें छुड़ाती है और फिर उसके बाद चेंजी वहाँ से निकल जाता है। अब एक दिन चेंजी को बार बार वही सपने आ रहे थे जो उसने मूवी में बैठकर म्याओ जिंग के साथ देखा था, और उसे वो सीन भी याद आता है कि जब उसने उसे कैरी किया था और उसने ड्रैगन हेड को टच किया था। अब वो खुद को काम डाउन करता है। एक दफा उसका फ्रेंड वो उसके पास आता है। वो कहता है आजकल मैं परेशान हूँ, क्या करूँ, मुझे अजीब बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं जो पहले कभी नहीं आए थे। वो कहने लगता है इसका मतलब है तुम्हें गर्लफ्रेंड की जरूरत है, तुम कितने अरसे से अकेले हो। और उनकी यही बातें पीछे से आकर लिंडा सुन लेती है। कहती है क्या हुआ, तुम गर्लफ्रेंड तलाश कर रहे हो, अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ तो तुम्हारा क्या जवाब होगा।
वो तो ऑफ कोर्स यही चाहता था कि चेनजी किसी तरह रिलेशनशिप में आ जाए, लेकिन वो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि रिलेशनशिप को कैसे निभाते हैं। लिंडा कहती है अच्छा, तो फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने से पहले क्यों ना हम दोनों कुछ डेट्स पर जाएं और पता चल जाएगा कि हम दोनों कंपैटिबल हैं कि नहीं। अब उन लोगों ने अम्यूजमेंट पार्क जाने का फैसला किया था सारे फ्रेंड्स ने मिलकर, और ये बात मियाओ जिंग को पता चलती है तो वो भी अच्छे से तैयार होती है। आज के दिन तो उसने लिपस्टिक भी लगाई हुई थी और चेनजी उसे देखता है तो उसका मजाक उड़ाने लगता है, तो वो तुरंत ही निकल जाती है। अब इसके बाद वो लोग पार्क में जाते हैं, बहुत सारी राइड्स लेते हैं, इकट्ठे एंजॉय करते हैं। लेकिन एक राइड में लिंडा चिपक कर चेनजी के साथ बैठी हुई थी। मियाओ जिंग को ये देखते ही बहुत जेलसी फील होती है और ये उसके फेस से भी दिखती है। अब उसे जब मौका मिलता था वो उन दोनों के दरमियान में आकर खड़ी हो जाती थी, जबकि बो और योंग इस कोशिश में थे कि किसी तरह से चेनजी को रिलेशनशिप में ले आए और लिंडा को उसकी गर्लफ्रेंड बना ले। अब जब फेरिस व्हील की राइड लेने की बात थी तो मियाओ जिंग पूरी कोशिश करती है कि किसी तरह से वो चेनजी वाले केबिन में चली जाए, लेकिन बो और योंग पकड़कर उसे अपने साथ ले जाते हैं और उसके बाद चेनजी और लिंडा को अकेले बिठा देते हैं। अब वो लोग वहां से बैठे नोटिस कर रहे थे कि किसी तरह से लिंडा और चेनजी में कोई क्लोजनेस आए। लिंडा उसके पास आकर उसके बाल ठीक कर रही थी और दूर से मंजर देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग किस कर रहे हैं। ये देखकर बो और योंग बहुत खुश होते हैं, लेकिन मियाओ जिंग को बहुत गुस्सा आता है। वो तो अपना गुस्सा निकाल रही थी और उसका मुंह बना हुआ था। ये देखकर बो और योंग कहने लगते हैं ओहो, हम तो भूल ही गए कैसी बातें कर रहे हैं, हमारे बीच एक किड बैठी हुई है। अब खाना खाते समय भी बो और योंग किसी न किसी तरह से लिंडा और चेनजी को एक करने की कोशिशें कर रहे थे, लेकिन जेलसी में मियाओ जिंग चेनजी के क्लोज हो रही थी। तो यहाँ पर लिंडा कहने लगती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों ब्लड रिलेटेड नहीं हो, क्या ये वाकई में तुम्हारी सिस्टर है? तो वो बताते हैं कि नहीं, ये इसकी रियल सिस्टर नहीं है, इनका ब्लड रिलेशन कोई भी नहीं। ऑफ कोर्स लिंडा एक गर्ल थी और वो मियाओ जिंग के एक्सप्रेशंस को और उसकी जेलसी को फील कर रही होगी। अब इतने में वो कहने लगते हैं कि ये दोनों बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, क्यों ना किसी दिन घर पर आना। मियाओ जिंग तो अपने एग्जाम्स का बहाना लगा देती है कि फिर कभी आना, और इस मौके का बो और योंग फायदा उठाते हैं और कहते हैं तो अच्छी बात है ना, तुम चेनजी की कुकिंग को ट्राई करो। मियाओ जिंग ना भी हुई, तुम दोनों अच्छा समय गुजारना। और बस घर पहुंचकर मियाओ जिंग का गुस्सा देखने वाला था। उसे रास्ते में चेनजी ने अपनी जैकेट दे दी थी। अब वो गुस्से में आकर धुली हुई जैकेट को भी वॉशिंग में फेंक देती है, और तो और अंदर से उसे एक ज्वेलरी भी दिखी थी। वो गुस्से में आती है और कहती है ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं। अब नेक्स्ट डे चेनजी उसके पास आता है और कहता है तुम्हें कोई बात बुरी लगे तो मुझे तुरंत ही बता दिया करो, ये साइलेंट ट्रीटमेंट मुझे पसंद नहीं। और इसके साथ ही वो उसके लिए एक गिफ्ट भी लेकर आया था जो कि वाकई बहुत सुंदर था। अब इसके बाद चेनजी एक इंस्पेक्शन के लिए जाता है, और ये एक साइट की इंस्पेक्शन थी। वहाँ पर कुछ इंजीनियर्स खड़े हुए थे जो ड्राइंग से रिलेटेड बातें कर रहे थे। जो वो गलती बताना चाह रहे थे इंचार्ज उन चीजों को समझ नहीं रहा था, और फिर मैनेजर को यानी कि चेनजी को सारा कुछ पता चल जाता है। वो आकर उस इंचार्ज को सजा भी देता है और इसके साथ साथ उन इंजीनियर्स को सपोर्ट भी शो करता है। साथ ही साथ वो हर जगह यूनिवर्सिटीज का पता कर रहा था, इंफॉर्मेशन ले रहा था, क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत ही जल्द मियाओ जिंग ने भी एक यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी थी। चेनजी के दुश्मन को जब से मियाओ जिंग के स्कूल का पता चला था तब से वो बहुत केयरफुल था। जब वो खुद नहीं पहुंच सका था तो उसने बो को भेज दिया था ताकि वो मियाओ जिंग को रात की क्लासेस के बाद पिक कर सके। लेकिन मियाओ जिंग को लगता है कि लिंडा के साथ किसी काम पर गया होगा, तो वो गुस्से में आ जाती है और बो के साथ नहीं जाती। लेकिन उधर चेनजी बेचारा तो अपने बॉस के साथ बैठा हुआ था, और यहाँ बातों बातों में पता चलता है कि जैसे जाई मिस्टर जैंग को अपना भाई या फ्रेंड नहीं मानता, शायद उसके दिल में कोई खोट है। और बस इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।